हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल ज़ोराव क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपकी यूनिट 5 दैट इज पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। और इसके इन टोटल हम लोग आज 50 क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम योर एचएम, टीजीटी, पीजीटी, वीपी एंड प्रिंसिपल्स एलडीसी एग्जाम। ओके, देखो ये एलडीसी एग्जाम आप लोगों के लिए इतने रामबान साबित हो रहे हैं कि पीजीटी मैथ्स का कल एग्जाम हुआ था और वहां पर एक बच्चे ने हमें मैसेज करके ये बताया है कि सर आपने जो 4 यूनिट कराई है, 5वीं आज करा रहे हैं, 4 यूनिट जो आपने कराई है वहां से 6 क्वेश्चंस सेम रिपीट हुए थे। तो इतनी ज्यादा महत्ता जो है इन यूनिट्स की जो हम करा रहे हैं आपको बढ़ जाती है। या तो भाई हमारे साथ कर लो, वरना मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी सारी पीडीएफ्स विद ऑफिशियल आंसर की डाली हुई है। एज यू विश, वहां जाके कर लो, यहां से कर लो, जैसा आपका मन करे। अच्छा, इसमें एक चीज प्लस करनी है आप सभी बच्चों को कि भैया हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं, तो जितनी भी जगह हिंदी और इंग्लिश आई हुई है वो भी सारी कर जाना एज इट इज। कई जगह पे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो है सेम आ रहे हैं, कई जगह पे ग्रामेटिकल एरर्स के जो क्वेश्चंस थे वो सेम आ रहे हैं। सो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रात को जो लाइव हमने किया था यूनिट 5 का, वहां पे एक दो जगह पे एक एक 1.5 मिनट के लिए वॉइस जो है वो मिस हो गई थी। एक दो बच्चों ने बोला तो हमने वो डिलीट कर दी थी। अभी दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको ये मॉर्निंग में मिल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनैक्ट्स द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट इन विच ईयर। देखो यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मेरे पास भी एक बच्चे का फोन आया था एंड ही और शी सेइंग कि सर हिमांशी मैम ने, आप सब जानते होंगे, उन्होंने 2017 बोला है। बेटा उन्होंने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 बोला होगा। जब आप बात करेंगे नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी की, ये आप ध्यान रखेंगे, दैट वाज इन 2014। ये 2014 थी। जहां पे एक्ट आ गया वो 2017 रहेगा। प्लीज दोनों में डिफरेंशिएट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Which one of the following Indian Constitution article is not a constitutional guarantee that is meant for children? इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है बच्चों के लिए नहीं बना है? देखो आर्टिकल 21A सबको पता है, फंडामेंटल राइट है, जो कहता है कि भाई हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का। आर्टिकल 45 हर स्टेट को ये कहता है कि भाई आपकी जिम्मेदारी है 6 साल से 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की। आर्टिकल 24 प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर, 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो कहीं भी काम नहीं कर सकता है। जब हम आर्टिकल 30 की बात करेंगे तो ये राइट्स ऑफ माइनॉरिटी की बात करता है। दैट्स मीन ये अलग हो गया। ये तीनों आर्टिकल जो हैं ये बच्चों के लिए बात करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सफल क्या है? देखिए सफल इज नॉट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड। अब सबसे पहले जानिए सफल है क्या। एक तो मैं आप लोगों को काम दे रहा हूं, कल भी बताया था, नीचे कमेंट बॉक्स में सफल की फुल फॉर्म आप सभी मुझे बताएंगे। कल मैंने बताई थी आप लोगों को। अच्छा, ये ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 के लिए है ना, क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 के लिए। हमारी आज की जो एनईपी के द्वारा आज का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर बताया गया वो कहता है कि हम ना रोट मेमोराइजेशन में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। ओके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो शिफ्टिंग आ रही है इसकी असेसमेंट कौन करेगा? इसकी असेसमेंट का हमें पता कैसे लगेगा कि चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो इसके लिए सफल बनाया गया है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है फॉर्म किया गया है जो इस चीज को टेस्ट के द्वारा, टेस्ट के माध्यम से असेसमेंट करेगा। क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 ये एनुअली होंगे, ये ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन सी क्लास नहीं होगी? ऑप्शन नंबर 3, क्लास 6 में नहीं होगा, क्लास 3 में होगा, 5 में होगा, 8 में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आप सीबीएसई सफल डालेंगे तो गूगल पे आपको इसके बारे में पेज खुलेगा, वहां पे कुछ चीजें दी हुई हैं, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4। द मेजर ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड विद नॉट सो वेल परफॉर्मेंस ऑफ एनईपी 1968। एनईपी 1968 के इतने अच्छे प्रदर्शन से जुड़ी प्रमुख कमी थी। इनमें से कौन सी कमी जो है ज्यादा रही थी जब हम 1968 की बात करते हैं? एजुकेशन वाज इन स्टेट लिस्ट, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाज नॉट इंप्लीमेंटेड, 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन वाज नॉट इंप्लीमेंटेड, 3 एजुकेशन फॉर्मूला भी आया था 3 लैंग्वेज, 10+2+3 का फॉर्मूला भी आ गया था, और शिक्षा राज्य सूची में थी। क्या नहीं हुआ था? कंपलसरी एजुकेशन की बात नहीं कही गई फ्रॉम द एज अप टू 14 ईयर्स। ये बात नहीं हुई थी जब हम बात करते हैं 1968 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। क्वेश्चन नंबर 5। द नोडल एजेंसी फॉर सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज न्यूपा, NUEPA। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अब बेटा यहां पे आपसे न्यूपा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। इट इज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो द नोडल एजेंसी फॉर सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज न्यूपा, दैट इज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक वर प्रिस्क्राइब्ड एट द मिनिमम फॉर टीचर्स अंडर आरटी एक्ट 2009? आरटी एक्ट 2009 के अंडर टीचर्स एक हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाएगा, किसकी बात की गई? देखो 40 की बात नहीं हुई है, तो सीओडी तो कट गए, 45 की बात हुई है। बट यहां पे इन्होंने क्या दिया है? 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन और 45 आवर्स एक्सक्लूडिंग प्रिपरेशन, तो ये इंक्लूडिंग प्रिपरेशन है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which document has recommended the minimum degree qualification for teaching to be 4-year integrated B.Ed degree? इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट ने कहा है कि जो आपका B.Ed डिग्री होगा वो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री क्वालिफिकेशन कोर्स जो है डिग्री कहलाएगा? तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने कहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2000 ने, एनसीएफ 2005 ने, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? इसका आंसर डी है, आप सबको पता होगा। इन्होंने कहा है कि 2030 तक हम इसको 2 साल वाले को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स जो है वो हम लॉन्च कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी कंसिडर एज अ रोल ऑफ स्कूल फॉर द सोसाइटी? निम्नलिखित में से किसे समाज के लिए स्कूल की भूमिका के रूप में नहीं माना जा सकता है, ये आपको यहां पे बताना है। तो बेटा क्रिएशन ऑफ जॉब्स इन द सोसाइटी, ये आपका रोल ऑफ स्कूल फॉर द सोसाइटी में नहीं आएगा। बाकी प्रिपरेशन फॉर लिवलीहुड स्किल्स बिल्कुल करानी है। बच्चा क्या सीख रहा है स्कूल में जाके, स्कूल का क्या रोल होना चाहिए? जो उसकी लाइवलीहुड स्किल्स हैं उनको डेवलप कराना, सिटीजनशिप ट्रेनिंग देना, एक नागरिक किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे मैच्योरिटी होती है उसके अंदर वो, और प्रिपरेशन फॉर हेल्दी वर्क कल्चर, ये सारी चीजें आएंगी। क्रिएशन ऑफ जॉब्स इन द सोसाइटी, ये रोल ऑफ स्कूल में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। बेटा जहां भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग आ गया, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं सिंपल सी, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जहां आ गया, आप वहां पे सिंपल एकदम आंख बंद करके डायग्नोस्टिक टेस्ट लगाएंगे। मतलब ये पूछ रहे हैं कि भाई योग्यता आधारित सीखने के लिए हमेशा डेस्क के उपयोग की आवश्यकता होती है। अब जब आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप बच्चे की जितनी भी कमियां हैं, जितने भी लर्निंग गैप्स है, उनको ढूंढ रहे हो। उनको कैसे ढूंढने हो? उनको आप डायग्नोस्टिक टेस्ट से ढूंढोगे। उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट से ढूंढ के उसमें क्या करोगे? जो उसके बच्चे के लर्निंग गैप्स आपने पता किए कि भाई ये कमियां हैं, उसको आप रेमेडियल टीचिंग से दूर करेंगे। तो यही प्रोसेस तो आप अपनाएंगे। तो ध्यान रखना है, जब भी आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात करेंगे तो आप बात करेंगे डायग्नोज करने की, आप बात करेंगे जो बच्चे का असेसमेंट हम कर रहे हैं वो साथ साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चे के जो लर्निंग गैप्स है, जो हम अपने टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स अचीव कर रहे हैं बच्चे के पर चैप्टर, पर क्लास, पर यूनिट, क्या वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे आप? उसको उसके असेसमेंट कैसे करेंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट से। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following would be the most appropriate teaching aid for children of early चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन? यहां पे ईसीसी की बात की गई है कि भाई ईसीसी के लिए यहां पे सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट टीचिंग एड कौन सा होगा इनमें से? वेल डेकोरेटेड चार्ट, भाई क्लासरूम में बहुत अच्छे तरीके से चार्ट लगा हुआ है, पपेट शो, स्टोरी टेलिंग या ग्रुप प्ले। यहां पे बच्चे दो में फंस सकते हैं, वन इज स्टोरी टेलिंग एंड वन इज पपेट शो। तो भैया सिंपल सा आंसर इसका पपेट शो होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि स्टोरी टेलिंग से भी ज्यादा बच्चे को इंटरेस्ट कहां आएगा? जहां पपेट्स आपस में बातें कर रही हैं, एक स्टोरी क्रिएशन जो है, छोटे बच्चे हैं। ईसीसी में कौन होते हैं? 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे, प्री नर्सरी स्कूलिंग जो होती है वहां के। तो पपेट शो ज्यादा वहां पे अब क्या कहते हैं इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। और देखिए केवीएस में ना एक बात हो रही है, जस्ट मिनट, टॉय बेस्ड लर्निंग की, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फोकस जो है टॉय बेस्ड लर्निंग पे दिया जा रहा है। तो बेटा पपेट जो है इट इज लाइक अ टॉय, और इस टॉय को आप किस में यूज कर रहे हो? अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे जब भी ईसीसी की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 11, की फीचर्स ऑफ अ लेसन आर। पाठ की मुख्य विशेषताएं बताई हुई है कि स्टूडेंट्स वर्क इन अ ग्रुप टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल, group are heterogeneous, reward system are group oriented rather than individual oriented। तो पूछा है which kind of learning does it represent, ये किस तरह की लर्निंग जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए हर जगह ग्रुप्स आए हुए हैं, क्या आए हुए हैं? ग्रुप्स आए हुए हैं तीनों में। जो जिस तरीके का लेसन जो है उसके फीचर्स जो है वो ग्रुप से रिलेटेड है सारे। तो यहां पे क्या हो रही है? आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। आरटी एक्ट 2009 वाज इंप्लीमेंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट जो बच्चे को देता है, उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का 6 से लेकर 14 साल के बच्चे के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर करिकुलम। करिकुलम के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। करिकुलम इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, नो। करिकुलम इज पर्सपेक्टिव इन नेचर, सही बात है। करिकुलम प्रोवाइड्स एन आउटलाइन ऑफ अ कोर्स ऑफ स्टडीज विच स्टूडेंट्स हैव टू लर्न इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नो। वो सिलेबस की बात है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम की बात आ गई तो वो सिलेबस हो गया। करिकुलम एंड सिलेबस आर सिनोनिमस, नो, दोनों अलग अलग होते हैं। करिकुलम क्या हो गया, बच्चे ने स्कूल में एंट्री की, स्कूल से एंट्री लेके और जब तक एग्जिट ले रहा है सारा करिकुलम है बच्चे का। बच्चे की असेंबली करिकुलम में आती है, बच्ची क्लासरूम टीचिंग करिकुलम में आ रही है, बच्चा म्यूजिक सीख रहा है, आर्ट कर रहा है, एक्स वाई या जो भी कर रहा है वो बच्चे के करिकुलम में आता है। सिलेबस जो है वो आपका पूरा मतलब एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में बच्चा जो कर रहा है, एक तरह से सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे आवश्यक पहलू है। यानी कि बच्चे की पर्सनैलिटी का आप क्या कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज हो जाएगी। यहां पे दिया हुआ है एज एप्रोप्रिएट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ टैलेंट, या स्किल इन यूटिलाइजेशन द टैलेंट एप्रोप्रिएटली इन द रिक्वायर्ड सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल, जब आप बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं उसकी पर्सनैलिटी का, तो आवश्यक परिस्थितियों में प्रतिभा का उचित उपयोग करने में कौशल, ये बेस्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट्स क्या है एट दैट टाइम, स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है एट दैट टाइम, वहां पे होगा। कई बच्चे पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी जो है एक इंटेलेक्चुअल बच्चे की बन जाएगी। कई बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बन जाएंगे स्कूल की। कई बच्चे ड्रामा में अच्छे हो सकते हैं करने में, ड्रामेटिक पर्सनैलिटी। तो ये वाली बात है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे की स्किल्स को देख के हम उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी का। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय विच कमेटी। भैया ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मेरा गलत था, एचएम के एग्जाम में आया था, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। हमने आचार्य राममूर्ति कमेटी पढ़ी थी जो 1990 में आई थी, जिसकी रिकमेंडेशंस पे 1992 में जो है कुछ चेंजेस किए गए थे 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है ना। उसको क्या है अमेंड किया गया था थोड़ा सा, तो हमने यही पढ़ा था। लेकिन इसका आंसर आप ध्यान रखेंगे, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो मैल्कम अदिशिया कमेटी जो है उनकी रिकमेंडेशन पे किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोकुलर एरिया अ स्कूल टीचर इज लीस्ट कंसल्टेड। निम्नलिखित में से किस पाठ्यचर्या क्षेत्र में एक स्कूल शिक्षक से कम परामर्श किया जाता है। एम्स ऑफ एजुकेशन पे, कंटेंट ऑफ लर्निंग, भैया टीचर के बिना कैसे कंटेंट आप प्रोवाइड कराएंगे क्लासरूम में। टीचिंग मैथोलॉजी, टीचर के बिना आप दे ही नहीं सकते, क्या यूज करना है, किस टॉपिक को लेके, किस लेसन को लेके, वो टीचर करता है। एजुकेशनल इवैल्यूएशन, ये भी टीचर करता है। एम्स ऑफ एजुकेशन जो है ये टीचर का काम नहीं है कि एजुकेशन की एम्स क्या होनी चाहिए, तीनों नीचे के जो है टीचर के काम है। तो लीस्ट कंसल्ट करेंगे जब एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे किसी भी टीचर से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू टीच मैथोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम इज गिवन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन। साइकोलॉजी, सिंपल सा याद रखिए, ठीक है। कौन सी टीचिंग मैथोलॉजी जो है मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करती है जब आप एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल्स। बहुउद्देश्य विद्यालयों की अवधारणा किसने दी। मुदालियर कमीशन, ठीक है जी, सिंपल। मुदालियर कमीशन आप एसोसिएट कीजिए अपने आप को मल्टीपर्पज स्कूल, बहुउद्देश्य विद्यालयों से। क्वेश्चन नंबर 19, कंपैरेटिवली कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इज मोस्ट नेसेसरी फॉर। तुलनात्मक रूप से योग्यता आधारित शिक्षा किसके लिए सबसे आवश्यक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग यहां पे सबसे जरूरी किसके लिए है वो आपको बताना है। तो बेटा ये हो गए आपके स्पेशल चिल्ड्रन, विशेष बच्चे जो होते हैं हमारे, है ना, उनके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंपेयर करें इन्फेंट से, किशोरों से या सेकेंडरी स्कूल लर्नर से, इन चारों में कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा नेसेसरी ये स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 20, which aim of education is best served by schools? Cognitive development of children,
इमोशनल डेवलपमेंट, साइकोमोटर या लिंग्विस्टिक, ये होगा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे ज्यादा आप क्यों भाई बच्चे को क्यों भेजा जाता है स्कूल में? उसके पढ़ने के लिए भेजा जाता है ना। क्या कर रहा है स्कूल में जाके? पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई से रिलेटेड क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। उसका इमोशनल भी इंप्रूव होता है, साइकोमोटर भी होता है, लिंग्विस्टिक भी होता है, सब होते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो स्कूल इज मेंट फॉर द कॉग्निटिव, वैसे तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, अगर मैं ब्रॉड सेंस में बात करूं। बट अगर इन्होंने बाइफिकेट कर दिया है, इनको अलग अलग कर दिया है, सो यस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द राइट आंसर फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया 1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 21। 21 कह रहा है भाई फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब आई थी? 1968 फर्स्ट, 1986 सेकंड, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसको जो है अमेंड किया गया था 1992 में, मॉडिफाई किया गया था, आई नहीं थी। और उसके बाद 2020 में जो है आपकी थर्ड आई है, ये भी बता दिया, ठीक है। ये 1968 वाली आपको ध्यान रखना है। 1964-66 में आपका कोठारी कमीशन आया था, उसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द स्टेटमेंट यू प्रोवाइड इनेबलिंग कंडीशंस लर्निंग विल ऑटोमेटिकली टेक प्लेस प्रिटेंड्स टू विच डॉक्यूमेंट? बयान, आप सक्षम करने की स्थिति प्रदान करें, सीखना स्वचालित रूप से होगा, किस दस्तावेज से संबंधित है? एनसीएफ 2005। सिंपल याद रखिए। देखिए मैं एक हिंट देता हूं आपको यहां पे, मोस्टली जो इस तरीके की स्टेटमेंट्स आई हैं एलडीसी एग्जाम में, वो एनसीएफ 2005 से पूछी गई है। तो अगर आपको नहीं पता है कहां से आई है स्टेटमेंट, आप एनसीएफ 2005 आंसर लगा देना। क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम की विशेषता नहीं है? यह आपको बताना है। यहां पे कौन सी विशेषता नहीं है जब आप ग्रेडिंग सिस्टम की बात करते हो? ग्रेडिंग सिस्टम क्या हो गया आपका? ए बी सी वाला। मिनिमाइजिंग टेंडेंसी ऑफ गेटिंग हायर एंड हायर मार्क्स, सही बात है भाई, ठीक है। ये तो है इसकी कि ये इस चीज को कम करता है कि मेरे को ज्यादा नंबर लाने हैं। अब भाई 90+90 आगे, 91 आगे और 99 आगे, दोनों एक ही ग्रेड में, तो ये इस चीज को बिल्कुल ऑब्वियसली मिनिमाइज करता है। इट रिड्यूसेस सोशल प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स, ओके जी, ये भी सही बात है। इट रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लर्निंग एटमोसफेयर, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वालिटी कम कर रहा है, जो लर्निंग एटमोसफेयर है उसकी क्वालिटी जो है रिड्यूस कर रहा है, नहीं, वो तो एज इट इज है। और मैं कह रहा हूं कि बेटर हो रही है ग्रेडिंग सिस्टम से मार्क्स से कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि भाई जब मार्क्स थे ना, बच्चों का फोकस ज्यादा रोट लर्निंग पे था, क्वालिटी लर्निंग पे था ही नहीं। लेकिन जब से ग्रेडिंग सिस्टम आया, वो बिल्कुल प्रेशर जो है वो जरूर कम हुआ है। तो क्वालिटी ऑफ लर्निंग का प्रेशर कम नहीं हुआ, सोशल प्रेशर जो था स्टूडेंट्स पे वो कम हुआ। इट मिनिमाइज द इफेक्ट द ह्यूमन एरर इन असेसमेंट, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज, योग्यता आधारित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लर्निंग एट द पेस ऑफ स्टूडेंट्स, मास्टरी लर्निंग, इंडिविजुअलाइज लर्निंग। देखो भाई चारों आंसर बिल्कुल सही है, चारों आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बट यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या इसकी बात हो, तो मास्टरी टीचिंग, मास्टरी लर्निंग जो है आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चारों ऑप्शन सही है, बिल्कुल चारों एकदम, और मैं कह रहा हूं बिल्कुल नेक टू नेक है एक दूसरे से। लेकिन जो ड्राफ्ट में लिखा हुआ है हम उस पर जाएंगे। मास्टरी लर्निंग इज द राइट आंसर एज पर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 25। विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैज पुट अंडर फाउंडेशनल ईयर इन एनईपी 2020? भाई एनईपी का जो हमारा 10+2 का स्कूल स्ट्रक्चर था, वो चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया, आप सबको पता होगा। इसमें जो हमारा सबसे पहला होता है दैट इज फाउंडेशनल स्टेज, जो कि 3 साल से 8 साल के बच्चों को कैटर करता है। इसमें आपका 2 डिवाइड है, एक आपकी प्री स्कूलिंग आती है 3 से 6 साल के बच्चों की, जिसमें आपकी बाल वाटिका, आंगनवाड़ी आ जाती है, प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, ये आपकी क्लास 3 to 5 होते हैं इसमें बच्चे। फिर आता है आपका अगला मिडिल में आपके होते हैं क्लास 6 to 8, और लास्ट आता है आपका सेकेंडरी स्टेज, जिसमें बच्चे होते हैं आपके 9 to 12 क्लास, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 to 8 ईयर्स, जब आप फाउंडेशनल ईयर्स की बात करते हैं, फाउंडेशन स्टेज की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एट द नेशनल लेवल द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस एट स्कूल स्टेज इज टू मेक, राष्ट्रीय स्तर पर, स्कूल स्तर पर भाषाओं के सीखने का व्यवहारिक समाधान है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो मैं भी नहीं समझ पाया, इसलिए मैं फिर से पढ़ूंगा। एट द नेशनल लेवल
द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस एट द स्कूल स्टेज इज टू मेक। भाई जो आप नेशनल लेवल की बात करते हैं और आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं स्कूल स्टेज पे, तो वो कौन सी होगी आपकी? हिंदी कंपलसरी कर दो, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश कंपलसरी कर दो, बिल्कुल नहीं। हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी कर दो, नहीं। एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज, ये आपका एनसीएफ भी कहता था और ये आपका एनईपी 2020 भी चीख चीख के कह रहा है। और वो तो ये कह रहा है कि भैया 5th क्लास तक तो बच्चे की रीजनल लैंग्वेज ही रहने दीजिए आप। 5th क्लास तक तो बच्चे की रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, कंपलसरी मतलब कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। बच्चा मातृभाषा में ज्यादा सीखता है, उसके अंदर डर कम होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 27 देखते हैं, विच डॉक्यूमेंट एम्फसाइज द रोल ऑफ लाइब्रेरी एंड बुक्स फॉर स्कूल लर्निंग लेवल लर्निंग। आंसर कीजिए बेटा, जिन्होंने रात को देखी हो और अब वो आंसर गलत कर रहे हो तो बेटा पेपर देने मत जाना। मैं तो ये कहूंगा कि रात को देख के भी अब करोगे तो एनसीएफ 2005 ये आपका आंसर होगा। रोल ऑफ लाइब्रेरी एंड बुक्स की बात स्कूल लेवल लर्निंग पे की गई है। किसने, किस डॉक्यूमेंट ने एम्फसाइज किया था? एनसीएफ ने, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। 28 which document propose the idea of the child as a natural learner and knowledge as the outcome of children activity। किस दस्तावेज ने बच्चे को एक प्राकृतिक शिक्षार्थी के रूप में और बच्चों की गतिविधि के परिणाम के रूप में ज्ञान पर विचार प्रकट किया है? ये भी आपका एनसीएफ 2005 है। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, अगर गलती से स्टेटमेंट नहीं पता है, देखो ये सारी स्टेटमेंट्स तो आपको रट के जानी है सेम, क्या पता है रिपीट हो जाए आपके पेपर में और फिर आप मेरे को मैसेज करके बोलो कि सर आपने तो कराया था, ये यूट्यूब पे कराया था सर, आ गया सर, फ्री में कराया था सर। पेड, देखो पेड वाले बच्चों को भी मैंने बोला हुआ है कि ये 5 यूनिट करनी है। मैं इस स्टेज पे आके डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनके साथ तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं। उनके लिए मैंने जनवरी में भी खूब तोड़ के मेहनत की है। आप लोगों से जनवरी में अलग था मैं, लेकिन ये टाइम ऐसा है कि आप भी मेरी फैमिली है, तो मैं ये आपके लिए भी है और उनके लिए सेम पर्पज से कर रहा हूं। कई सारे यूट्यूबर्स इस टाइम चीख चीख के कहते हैं हमने पेड वाले ग्रुप में ये डाल दिया, और पता कहां पे आके कहेंगे? ये आके कहेंगे पब्लिक, उसमें पब्लिक डोमेन में टेलीग्राम, पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे बोलेंगे, यूट्यूब चैनल पे आके बोलेंगे अरे एक ग्रुप बना लो यार उनका पेड बच्चों का, वहां पे बताते रहो, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। तो बहुत ही गंदी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, तो वो बहुत गलत चीज है। तो मैं थोड़ा इस चीज से हमेशा दूर रहना चाहता हूं, इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता था, होगी वो, चलो कोई नहीं। 29 which schedule of Indian Constitution states that both state and central government will invest in large number of language teachers in all regional languages across the country। Scheduled 8 याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में कहा गया है कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारें देश भर में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भाषा शिक्षकों की बड़ी संख्या में निवेश करेगी? ठीक है जी, ये शेड्यूल 8 में बोला गया है आपके। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। Which one of the following statement is correct according to NEP 2020? According to NEP 2020 इसका आंसर मैं आपको भी बता दूं, ऑफिशियल आंसर की में 4 दिया हुआ है, जो कि मैं रॉन्ग मानता हूं बिल्कुल, क्योंकि यहां पे सोशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज चिल्ड्रन का जो प्यूपिल टीचर रेशो दिया हुआ है दैट इज 30:1, जो कि डॉक्यूमेंट में 25:1 लिखा हुआ है। जब आप बात करते हैं किसकी? एनईपी ड्राफ्ट की, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू एनईपी। तो बेटा अकॉर्डिंग टू एनईपी अगर आप ये सारे पढ़ेंगे ना तो इनमें ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। या तो फिर इसका आंसर ये बनता कि यहां पे करेक्ट ना होके इनकरेक्ट होता, तो मैं मान लेता हूं ऑप्शन नंबर डी है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमें एफएलएन अचीव करना है वो 2025 तक करना है, ये एनईपी के ड्राफ्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर 26-27 क्या है? बेटा 26-27 तो रिवाइज किया गया है निपुण भारत मिशन के तहत। मैंने हमेशा से आपको बोला है जहां पे अकॉर्डिंग टू एनईपी आ जाए तो आप अड़ जाना, क्योंकि आपके पास ना ड्राफ्ट है प्रॉपर चैलेंज करने के लिए क्वेश्चन को, जिसमें मुंह फोड़ के लिखा हुआ है एनईपी 2025 एफएलएन अचीव करना है, ठीक है। तो इसका आंसर भाई मेरे हिसाब से 1 है। अगर यह इनकरेक्ट आ जाता तो मैं बिल्कुल डी लगाता, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना बी और सी ये भी सही है, ये गलत नहीं है कहीं से, ये चीजें भी सही हैं कि भाई आप जो है अब 3 मंथ का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल तैयार करते हैं ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना। इसको विद्या प्रवेश बोला जाता है, कहां पे? केवीएस में। तो गलत नहीं है, तो या तो ये इनकरेक्ट होना है यहां पे, तब इसका आंसर डी होगा, अदरवाइज इसका आंसर मैं ए लगाऊंगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। एज पर एनईपी 2020
Which one of the following will be a 3-year stage based on pedagogical and curricular style of the preparatory stage along with introduction of subject teachers? भाई प्रिपेरेटरी स्टेज की बात की है और बोला है कि जो इंट्रोडक्शन है सब्जेक्ट टीचर से वो आपको कराना है, तो इनमें से कौन सी स्टेज के लिए आप कराएंगे? मिडिल स्टेज जो आएगी आपकी 6 to 8 क्लास वाली, उससे कराएंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे मैंने कल भी दिया था, फिर समझाता हूं। मान के चलिए 5th क्लास का बच्चा है, उसको 6th क्लास में जाना है। यहां पे बच्चा जब 5th क्लास में है, वो प्राइमरी का सबसे सीनियर स्टूडेंट है, सारे टीचर सारा काम उससे कराते हैं। ये जाओ सीसी की एक्टिविटी, पता लग रहा है मॉनिटर भी वही है, और छोटे बच्चों की जो अपने सीसीए होता है उनके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो हम बनाते हैं उस तरीके से, वो सब बच्चे वही हैं। अब यहां पे जब बच्चा 6th क्लास में आएगा, एक तो सारे टीचर बदल गए, बच्चे के लिए बिल्कुल नया सब कुछ, और यहां पे हो गया वो सबसे जूनियर, जो यहां पे 5th क्लास में सबसे सीनियर था। तो एनईपी कहती है कि जब बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आता है, तो आप पहले से ही जो टीचर्स उसकी अगली स्टेज में है ना, उनका इंट्रोडक्शन कराना स्टार्ट करा दो। जैसे कि कहा जाता है हमेशा कि जब बच्चा प्री स्कूलिंग से और 1st क्लास में आता है, तो आप जो टीचर्स 1st क्लास में हैं या जो वहां का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा बच्चे को दिखाना स्टार्ट करा दो। उससे बच्चे को ना हैबिचुअल बनाना, मतलब उसको आदत डलनी चाहिए उस चीज की, एकदम से नया नहीं लगना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको पेड कोर्स में पढ़ाई हुई है, और वैसे भी मैंने बताई थी आपको, यहाँ पे बताई हुई है यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है। पेड में थोड़े ज्यादा अच्छे से एलेबोरेट करके बताई थी, क्योंकि वहां पे पॉइंट टू पॉइंट ये चीजें लिखी थी। तो बेटा ये क्वेश्चंस गलत मत करना, ओके। प्रिपरेटरी स्टेज किसका इंट्रोडक्शन कराएंगे सब्जेक्ट टीचर से? मिडिल स्कूल के जो होंगे 6 to 8 वाले। Question number 32. Which one of the following is least important for the holistic development of a child? Least important पूछा है, इनमें से कौन सा होगा? Relationship with classmates, family school relationships, flexible lunch timing, teacher pupil relationship. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। 4 तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्लासमेट्स रिलेशनशिप होना चाहिए। फैमिली स्कूल रिलेशनशिप्स पीटीएम के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेस कैसे पता लगेगी? सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट अगर इन चारों में देखा जाए, सो इट इज flexible lunch time. Option number C will be the right answer. Question number 33. In educational evaluation, which type of questions are recall based? Recall based इनमें से किस टाइप के क्वेश्चन? Fill in the blanks टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या एसे टाइप क्वेश्चंस, ये होंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जब आप रिकॉल बेस्ड पे जाएंगे, सो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आपके रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस कहलाएंगे। ये आ गया जी, देखो क्वेश्चन वही सेम। अब यहां पे इनका आंसर देखना क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, विच पीपल टीचर रेशियो इज एम्ड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल इन एरियाज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स? इसका आंसर दे दिया 25:1। वहां आप कह रहे हो 30:1, ये तो हो ही नहीं सकता, ये 25:1 है। ये आप ध्यान रखेंगे, जहां भी डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स की बात होगी, स्कूल्स उन एरिया में होंगे। क्वेश्चन नंबर 35, हिडन करिकुलम इज नॉट प्राइमरी फॉर, किसके लिए नहीं है? इंप्लिसिट वैल्यू के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए, डेवलपिंग एथिकल सेंस। आंसर कीजिए हिडन करिकुलम की। तो बेटा 35 का आंसर होगा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके जी, हिडन करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, विच प्रोविजंस आर देयर फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी अंडर आरटी एक्ट 2009? इनमें से शिक्षा के अधिकार 2009 के तहत विकलांग बच्चों के लिए कौन से प्रावधान हैं? फ्री एजुकेशन, नो स्क्रीनिंग प्रोसीडर, एफिडेविट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, या स्पेशल ट्रेनिंग फॉर एज एप्रोप्रिएट एनरोलमेंट? फ्री एजुकेशन देंगे आप, बिल्कुल देंगे। स्क्रीनिंग नहीं करेंगे कोई भी बच्चे की, नहीं करेंगे। एफिडेविट नहीं मांग सकते आप बच्चे से कि लाओ फिजिकली हैंडीकैप्ड का एडमिशन दो, तभी हम जो है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी में आपको देंगे। नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तो सी कट गया। स्पेशल ट्रेनिंग्स फॉर एज एप्रोप्रिएट एनरोलमेंट, ये आप कराएंगे। तो ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांग सकते हैं बच्चे से एडमिशन के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 37, विच एम ऑफ एजुकेशन स्कूल फाइंड डिफिकल्ट टू अचीव इन कंपैरिजन टू अदर्स एम? शिक्षा विद्यालय का कौन सा लक्ष्य अन्य लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त करना कठिन है? इंपार्टिंग स्किल्स, इंपार्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स, इंपार्टिंग मोरल वैल्यूज। देखो भाई, स्किल्स तो देनी है बच्चे को। हमने कहा ना, रोल ऑफ स्कूल में सबसे पहले क्या आता है? बच्चे के बिहेवियर में चेंज करना। बच्चे का बिहेवियर क्यों चेंज कर रहे हो? जब बच्चा स्कूल से बाहर सोसाइटी में जा रहा है, तो वो अपनी स्किल्स के द्वारा जो उसकी लाइवलीहुड है उसको जी सके अच्छे से। ठीक है, नॉलेज इंपार्ट किस लिए आ रहा है बच्चा? सबसे पहले स्कूल में किस लिए? पढ़ने के लिए आ रहा है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जब भी तो हमने आंसर किया था,
दोनों चीजें हो गई। मोरल वैल्यूज इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि भाई स्कूल में बच्चा 1/4 टाइम बिता रहा है, 6 घंटे ही तो बिता रहा है, बाकी के 18 घंटे जो 3/4 टाइम है बच्चे का वो अपनी सोसाइटी या फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा है। तो मोरल वैल्यूज बच्चा 75% यहां से ले रहा है। तो यहां पे अदर एम्स के अगर थोड़ा कंपेयर किया जाए तो डिफिकल्ट है ये अचीव कराना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 38, विच लर्निंग इशू हैज बीन स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय एनईपी 2020? इनमें से किस पे ज्यादा फोकस दिया गया? कंडेंसिव लर्निंग पे, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग पे, प्रोग्राम लर्निंग पे और प्रैक्टिकल लर्निंग पे। होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड लर्निंग, बच्चे का 360 ओवरऑल और डेवलपमेंट करना है, बच्चे को रिपोर्ट कार्ड भी जो प्रोवाइड करना है इट शुड बी 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट रिपोर्ट कार्ड। बच्चे की हर एक जो एस्पेक्ट है उसमें आपको डेवलपमेंट बच्चे की करके दिखानी है, ये एनईपी कहता है। क्वेश्चन नंबर 39, अल्टीमेटली द लर्निंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? अतः सीखने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? टीचर्स ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड, जेनेटिक मेकअप ऑफ चाइल्ड, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट डिपेंड करती है बच्चे की लर्निंग, करती है, मानो या मत मानो। बच्चे को एनवायरमेंट कैसा प्रोवाइड हो रहा है घर पे और उसके स्कूल में, बच्चे की हेरिडिटिकल प्रोग्रेस कैसी रही है, मतलब उसके जीन्स कैसे रहे, बिल्कुल उसके माँ बाप दादा डिपेंड करती है बच्चे की लर्निंग में सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 40, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज इंक्लूडेड एज ग्रुप 3 to 6 years अंडर स्कूल्स करिकुलम। ये किया ना, 5 वाला जो फाउंडेशन है उसका स्टार्टिंग के 3 साल जो है ईसीसी के बाल बाटिका वाले, उसी की बात हो रही है। तो ये पेरेंट्स चाहते थे इसलिए किया गया है। आंगनवाड़ी सिस्टम जो है वो निरत्तर हो गया था, बिल्कुल बेकार हो गया था, इसलिए किया गया कि नहीं उसमें वो नहीं हो रहा। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज क्रूशियल स्टेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज ऑफ अ चाइल्ड। भाई बिल्कुल, देखिए आपने सुना होगा एनईपी ने भी बोला है कि भैया 6 साल तक बच्चे का 85% ब्रेन जो है वो डेवलप हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर है। तो इसी वजह से कि जहां बच्चे का 85% तक जो दिमाग है वो डेवलप हो रहा है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो वहां पे एजुकेशन क्यों ना प्रोवाइड की जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इसलिए 5+3+3+4 आया। 41, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज, बताया था भाई कहां तक करानी है, एटलीस्ट कौन से ग्रेड तक, क्लास 5 तक करानी है, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 42, और नेवर एनरोल, भाई 13 साल का बच्चा आज तक स्कूल नहीं आया, ठीक है, अब वो स्कूल आ रहा है, तो आरटी एक्ट 2009 के अनुसार वो कौन सी क्लास में एडमिट होगा? 6 साल का बच्चा क्लास 1 में एडमिट होता है, इस हिसाब से लगा लो, क्लास 7 जो है आंसर बनेगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन हैपेंस टू बी मास्टरी, लर्निंग अप्रोच, कोलैबोरेटिंग लर्निंग अप्रोच, पीयर्स फीडबैक, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग आ गया, मास्टरी लर्निंग विल बी द राइट आंसर। दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले भी आया था, ध्यान दीजिए, फटाक से आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, अ डॉक्यूमेंट टाइटल चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव वाज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन विच ईयर? 85, 1986, 1992, 2005। 1985 इज द राइट आंसर। मैं कभी नहीं लगाता इसको, ये वैसे प्रिंसिपल वाले एग्जाम में आया था, मैं लगाता इसका आंसर 2005। कौन इतना पुराना याद रखेगा, सेकंड एनईपी से पहले आया, तो आप याद रखिए, आपके पास अच्छा चांस है, एग्जाम में आया तो बिल्कुल 1985 ठोक के लगाना। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 45, ये कहता है जी आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्रोवाइड्स फॉर अ फुल टाइम हेड टीचर फॉर अ स्कूल ऑफ 6 to 8 क्लास विद स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एक्सीडिंग 100 बिसाइड्स अ टीचर पीपल रेशियो ऑफ। यहां पे एक चीज ध्यान देंगे आप, अपर प्राइमरी की बात हो रही है, क्लास 6 to 8 की बात हो रही है, तो पीपल टीचर रेशियो क्या होगा? 1:35। प्राइमरी की बात होती तो 1:30। प्राइमरी में 200 से ज्यादा की बात होती बच्चों की तो इट विल बी 1:40। ये सारी चीजें आरटी में बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, नहीं पढ़ाया तो भाई अब गलत बात है आपकी अगर करते हो तो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हो। क्वेश्चन नंबर 46, डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी की है, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्स ऑफ एजुकेशन का उत्तरदायित्व करना। क्वेश्चन नंबर 47, रिपोर्टिंग ऑफ लर्नर्स असेसमेंट टू स्टूडेंट्स इज नॉट हेल्पफुल फॉर, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट छात्रों को देना सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर
47, promoting self motivation for improving the performance, promoting personal social development, facilitating remedial or enrichment activity as per their needs, या knowledge knowing as to what they are doing and why they are doing. क्वेश्चन नंबर 47, बेटा इसका आंसर होगा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपचारात्मक गतिविधियों को सुगम बनाना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे की इंडिविजुअलाइज्ड नीड्स को देखते हुए उनकी रेमेडियल टीचिंग, जो उनके लर्निंग गैप्स रह गए हैं, है ना, उनको देखते हुए आगे की जो है परफॉर्मेंस असेस करना. क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर सी होगा. क्वेश्चन नंबर 48, द स्कूल करिकुलम शुड बी प्लान टू एग्री विद. विद्यालय पाठ्यचर्या की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए जिससे वह सहमत हो. द अवेलेबल टेक्स्ट बुक इन वेरियस सब्जेक्ट्स, द गोल पर्पज एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट. बी है भाई. ये पहले भी किया था हमने कोई सी यूनिट में, मेरे को नहीं पता कौन सी में किया था पर कहीं. जहां भी स्टूडेंट्स के गोल, पर्पस और इंटरेस्ट की बात आ जाएगी वो बचा ही क्या, आंख बंद करके आंसर लगा दो. नेक्स्ट क्वेश्चन 49 लेते हैं फटाफट. अ टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल्स एंड देन सिटीज एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट. पहले जो है नियम बताता है, फिर अवधारणा बता रहा है कौन सी अप्रोच यूज कर रहा है. इंडक्टिव कर रहा है कि डिडक्टिव कर रहा है? भाई डिडक्टिव कर रहा है. इंडक्टिव में क्या होगा, पहले एग्जाम्पल बताएगा. यहां पहले रूल बता दिए तो डिडक्टिव कर रहा है, निगानात्मक दृष्टिकोण. आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इंग्लिश में है सिर्फ. द लाइट ऑफ इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लर्निंग फॉर ऑल एम सेट अप बाय एनईपी 2020 मैच द फॉलोइंग. इनमें से मैच करने, दो ग्रुप दिए हुए हैं आपके पास, जिसमें आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं, जेंडर इंक्लूजन फंड है, इंक्लूसिव फंड है, स्पेशल एजुकेशन जोन है, और उनके रीजनिंग मतलब उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है और आपको मैच करनी है. मैं कह रहा हूं हमें ए नहीं आता, बी नहीं आता, सी नहीं आता, डी तो आता है. 1:25 पढ़ा हुआ है ना 100 बार. तो इसका देख लो, रीजंस ऑफ कंट्री विच लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम एजुकेशनली एंड सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स. इसमें पीटीआर क्या होगा, 25:1 होगा. तो जब आपने ये निकाल दिया कि डी का 1 है, तो ये देखो डी का 1 कहाँ कहाँ है. अच्छा 3 में दिया हुआ है, सॉरी. यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो कट गया. अब बेटा इसके हिसाब से निकाल सकते हो आप. जब आप बात करेंगे ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, तो ये होते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशंस विच रिक्वायर स्पेशल इंटरवेंशंस फॉर प्रमोटिंग देयर एजुकेशनल डेवलपमेंट. जब बात करते हो आप जेंडर इंक्लूजन फंड की, तो ये होते हैं टू बिल्ड नेशंस कैपेसिटी टू प्रोवाइड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स. और इंक्लूजन फंड्स होते हैं, इस जेंडर इंक्लूजन फंड में आपके गर्ल और ट्रांसजेंडर आ जाएंगे, ध्यान रखना. और जब आप इंक्लूजन फंड की बात करेंगे तो सबके लिए हो गया, सोशल एंड इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप जो है उनके लिए. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. सो भैया ये 50 क्वेश्चंस है, ये करके चले जाना. इससे पहले जो यूनिट 1 से लेके और यूनिट 4 तक के क्वेश्चंस कराए हैं, रट के चले जाना. मैं गारंटी से दे रहा हूं आपके 60 में से कम 5 से 8 क्वेश्चन आपको सेम दिखाई देंगे, ये मेरा वादा है आपसे. और कल आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान भी कर रहा हूं, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना. पहली चीज. दूसरी, चलो वो अलग ही बताऊंगा, वो फिर आप कहोगे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप जिन्हें बतानी है उनको बता दो. चलो ठीक है बेटा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी पीडीएफ डाली हुई है. पीआरटी, एचएम, टीजीटी, पीजी, वीपी, प्रिंसिपल विद ऑफिशियल आंसर कीज. मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, चलो बता ही देता हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आंसर जो है, मेरे को पता है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए, बट स्टिल आई विल ट्राई कि आंसर्स ना येलो करके डाल दूंगा, ताकि आपको ऑफिशियल आंसर की पे ना जाना पड़े. आंसर की भी नीचे डाल के रखूंगा. कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं आंसर ये तो नहीं लग रहा, तो आप जाके नीचे ऑफिशियल आंसर की में देख लेना, ठीक है ना. कोशिश करूंगा, लेट्स सी हो पाता है कि नहीं. तबीयत आपको पता है मेरी कैसे चल रही है, बट फिर भी लगा हुआ आप लोगों के साथ. भाई वादा, मेरा वादा जो था वो पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ. बाकी अब आपकी बारी है, और आज रात को 9 बजे मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा पूरी ईवीएस, जहां पे मैं आपको ये दावे के साथ कह सकूं कि भैया 20 में से 20 नंबर जो है आपके आ जाएंगे, अगर ये आपने कर लिया. वो कराने वाला हूं. अब आपकी मर्जी, जिन्हें आना 100 को आना 100 आ जाना, 1000 देखने 1000 देना, जैसा आपका ठीक लगे. अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, ठीक है. चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.